Hello friends, this is Shruti. Welcome to my YouTube channel Shri Shiksha Academy. So today we will discuss some geography. Okay? हम सभी अर्थ के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये आपको कुछ अर्थ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी. ओके, सो ये वीडियो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि किसी सेलेक्टेड क्लास के लिए नहीं है, सभी के लिए जिन्हें इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में या कुछ भी अर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसे आराम से देख सकते हैं. ओके, वीडियो के फर्स्ट फेज़ में तो मैं बस बेसिक्स बताऊंगी अर्थ के बारे में, और थोड़ी देर बाद मीन्स हाफ ऑफ द वीडियो के बाद में भी मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँगी. ओके, सो shape of the earth. The earth is spherical in shape, however it is not a perfect sphere. It is bulging at the middle and slightly flat at the top and the bottom. The reason of the top is the North Pole and the bottom is the South Pole. Due to the spherical shape of the earth, the pictures taken from the space and satellites show only half of the earth. The large size of the earth makes it difficult for us to study it as a whole. Geographers have developed different tools to represent the earth on a smaller scale and make its study simple. One of important tools that we use for this purpose is a globe. हम सभी जो है अर्थ के शेप के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं. बस एक्साइटेड नहीं कह सकते, बट ये अर्थ के शेप स्टार्टिंग के डेज में पास्ट में अर्थ के शेप को फ्लैट माना जाता था. लोगों का मानना ऐसा था कि अर्थ का एक एंडिंग पॉइंट है, फाइनली अगर कोई सेल करते हुए जाएगा तो एक पॉइंट के बाद वो फॉल ऑफ हो जाएगा. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. फर्डिनेंड मैजेलन आए, वो अर्थ का एक राउंड लिए और जिससे पता चला, ये प्रूव हो गया कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है. ओके, बट स्फेरिकल भी है तो अर्थ परफेक्ट स्फेयर नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक ऑरेंज की तरह अर्थ होता है हमारा. ठीक है, टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैट. ओके, सो जो टॉप का रीज़न होता है अर्थ को, उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एंड द बॉटम का रीज़न को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं. और जो ये स्फेरिकल शेप का, ये हमें स्पेस की फोटोग्राफी से भी पता चल सकता है, क्योंकि स्पेस पे जाके जब अर्थ का फोटोग्राफ लिया गया है, तो फिर उस टाइम पाया गया कि ये स्फेरिकल शेप का है. ओके, जियोग्राफर्स जो है अर्थ के स्टडी के लिए अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं, और उसी में से एक टूल है ग्लोब. सो व्हाट इज़ अ ग्लोब? अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. स्मॉल मिनिएचर है, मीन्स एक अर्थ को तो हम लेकर खुद से तो स्टडी कर नहीं सकते, तो उसका एक मिनिएचर फॉर्म तैयार किया गया जिसे हम ग्लोब कहते हैं. अब ग्लोब क्या होता है, तो वो एक्यूरेट शेप देता है अर्थ का, और लोकेशन भी देता है साथ में. लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशन एंड सीज ऑन अ स्मॉलर स्केल. इट ऑल्सो शेप्स and location of the countries and important cities. There are some limitation in using a globe. ग्लोब जो है एक एक्यूरेट शेप दे देता है अर्थ का, साथ में कॉन्टिनेंट्स, ओशन, सीज, ये सब स्मॉल स्केल में, बस छोटे स्तर पर वो हमें दिखा देता है. ये हमें साथ में शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स भी दिखाता है. ओके, बट ग्लोब के यूज़ करने के कुछ लिमिटेशंस भी है, लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट ड्यू टू लिमिटेड स्पेस. डिटेल्स ऑन द प्लेसेस कैन नॉट बी शोन. Only one side of the globe can be seen at a time. Some limitations are there. Okay, तो सबसे पहला कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कैरी करने में. आप इधर से उधर उसको नहीं ले जा पाते. कुछ ग्लोब तो बहुत बल्कि भी होते हैं, मीन्स हैवी. ओके, और फिर किसी भी प्लेस का अगर हमें डिटेल लोकेशन देखना है तो वो ग्लोब की हेल्प से हम नहीं देख सकते. बेसिकली अगर हमें इंडिया की किसी सिटी का लोकेशन जानना है तो उस टाइम में क्या हम ग्लोब को प्रेफर कर सकते हैं? सो नो, नॉट एट ऑल. उस केस में मैप्स का यूज़ करते हैं. ओके, अब साथ में ये भी है कि ग्लोब के वन साइड टाइम पे हम वन साइड ही देख सकते हैं. अब ग्लोब क्योंकि आप दोनों साइड नहीं ना स्टडी कर सकते, आप एक बार टर्न करोगे उसे तो एक बार जगह देख सकते हो. और ये सब प्रॉब्लम्स को दूर कैसे कर सकते हैं हम लोग? मैप्स के थ्रू. नाउ लैटिट्यूड्स क्या होता है? लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जो कि अर्थ को हॉरिजॉन्टली सर्कल करते हैं. ओके, हॉरिजॉन्टली मीन्स आपका लाइक स्लीपिंग लाइन. ओके, जैसे कोई सोते हैं ना, कैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन्स आप जानते हो ना, वैसे ही. ठीक है, ये लाइन्स जो होते हैं हमेशा पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल मीन्स कभी मीट नहीं करते हैं एक दूसरे से. दो लाइन्स कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और इक्वी डिस्टेंस होते हैं एक दूसरे से, मीन्स जितना एक सर्टेन डिग्रीज के मेज़र पे उनका डिस्टेंस फिक्स होता है. ठीक है, और यही रीज़न है कि लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं. और सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो हमारा इक्वेटर है, जो कि जस्ट मिडल ऑफ द अर्थ पे है, और वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन द टॉप साइड, ओके, और सदर्न हेमिस्फीयर एट द बॉटम साइड. और इक्वेटर की वैल्यू होती है 0 डिग्री. ओके, नाउ जो ये तो मैंने बता ही दिया आपको.
अब लैटिट्यूड्स के बारे में हम देखते हैं। तो लैटिट्यूड्स केवल इक्वेटर ही एक लैटिट्यूड नहीं होता है, अ नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर, ओके, एंड हाउ मेनी आर देयर वी विल डिस्कस फर्दर, ओके। सो जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री होता है, जो नॉर्थ पोल होता है उसका वैल्यू 90 डिग्री होता है, साउथ पोल का वैल्यू 90 डिग्री साउथ होता है, और नॉर्थ पोल का 90 डिग्री नॉर्थ, ओके। तो नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसका लेटर लेते हैं एन, साउथ को रिप्रेजेंट के लिए हम लेते हैं एस। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस टेल्स यू हाउ फार नॉर्थ और साउथ अ प्लेस इज़ फ्रॉम द इक्वेटर। जो लैटिट्यूड होता है किसी भी जगह का, वो हम लोग को बताता है कि इक्वेटर से कोई भी जगह कितने डिग्री नॉर्थ है, कितने डिग्री साउथ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए कि 45 डिग्री लैटिट्यूड अगर बोला जा रहा है, 45 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, तो वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, एन है तो नॉर्दर्न साइड, सिंपल, ओके। और अगर बोला गया कि लैटिट्यूड ऑफ 70 डिग्री नॉर्थ, तो वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 70 डिग्रीज आ गए, ओके। अब लैटिट्यूड के कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो सर्कल के फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो जस्ट पॉइंट्स होते हैं, ओके। पॉइंट कैसा होता है, डॉट, बट बाकी जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो सर्कल के फॉर्म में होते हैं। लैटिट्यूड्स हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं और पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहते हैं। साथ में जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो डिक्रीज़ करते रहते हैं इक्वेटर से, मीन्स इक्वेटर जो होता है सबसे लंबा, सबसे बिगेस्ट लैटिट्यूड कह सकते हैं वो उसको, और धीरे धीरे लैटिट्यूड का साइज आपका डिक्रीज़ होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटे होते जाता है, और फाइनली एक पॉइंट पे जाकर खत्म हो जाता है। लैटिट्यूड्स जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है सिचुएटेड, मीन्स एक सर्टेन डिस्टेंस होता है दो लगातार के लैटिट्यूड्स के बीच में, ठीक है। साथ में एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि लैटिट्यूड ना तो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और ना ही इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, ये सब तो हमें पता है ना, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। कुछ और लैटिट्यूड्स होते हैं जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो सबका वैल्यू सबको याद होना चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, आप तुरंत याद कर सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। हाँ, वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन आ सकता है, हमारे कंट्री, हमारे इंडिया से कौन सी इक्वेटरल लाइन गुजरती है? सो दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मीन्स हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है, और आप कह सकते हो कि ये इंडिया को भी काइंड ऑफ 2 भागों में बांट देती है, ओके। नाउ नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन्स। अच्छा हाँ, एक और बात, ये आप जितने भी लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, एक्सिस, सब जो भी कुछ आप पढ़ोगे वो सब जस्ट इमेजिनरी लाइन्स है। ये एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, बट वो इमेजिनरी है, ओके। आप स्पेस से लोगे तो आपको ऐसा कुछ रियल लाइन नहीं दिखेगा, लाइक डॉटेड और वाइट कलर, ब्लैक कलर, समथिंग लाइक दैट, ओके। नाउ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? वो भी इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जो कि अर्थ को वर्टिकली सर्कल करते हैं। वर्टिकली मतलब लाइक 1, ओके, 1 का जो पोजीशन होता है स्टैंडिंग लाइन, जस्ट लाइक दैट। और ये जैसे कि वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे लैटिट्यूड, वैसे लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, ओके। बट लैटिट्यूड्स तो सारे सेम साइज़, मतलब कि सेम साइज़ के नहीं होते थे, बट ये जो होते हैं सेम साइज़ के होते हैं सारे, मतलब सबका जो ये होता है वो इंक्रीज़ नहीं करता है, वो सेम साइज़ के होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और साथ में क्या है कि वो इंटरसेक्ट भी करते हैं, लैटिट्यूड्स नेवर इंटरसेक्ट, इसलिए उनको पैरेलल बोला जाता था, बट जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो पोल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। ओके फाइन। और एक चीज़, जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं, सिमिलरली 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी होता है जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और एक रीज़न नहीं है, आई मीन टू से एक और नाम है लॉन्गिट्यूड्स का। जैसे लैटिट्यूड का दूसरा नाम क्या था? पैरेलल्स। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड का जो दूसरा नाम है वो मेरिडियंस, ठीक है। और ऐसा लॉन्गिट्यूड जो कि 0 डिग्री का है और वो बेसिकली रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से क्रॉस करता है लंदन के नज़दीक, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ओके। टोटल जो होते हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, एंड लैटिट्यूड की मैंने नहीं बताए थे, टोटल 180 लैटिट्यूड्स होते हैं, ओके। और
जैसे लैटिट्यूड अर्थ को दो भागों में बांटती है, ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, सिमिलरली लॉन्गिट्यूड भी अर्थ को दो भागों में बांटती है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और दोनों साइड में 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड भी 180 होंगे और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड भी 180 होंगे। कोई भी लॉन्गिट्यूड जो कि ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन है वो हमेशा टाइम में आगे रहता है, ओके, और जो वेस्ट साइड में है वो टाइम से पीछे रहता है। अब ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे जाएंगे वीडियो में तो हम और डिटेल से समझेंगे। ओके, नाउ जो 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। याद रखिएगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। जो लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या बताता है कि ग्रीनविच मेरिडियन से कितना डिग्री कुछ कोई ईस्ट है या फिर कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कोई वेस्ट है। अब लॉन्गिट्यूड्स को भी कुछ फीचर्स होंगे, जाहिर सा बात है। तो जो जैसे कि लैटिट्यूड तो फुल सर्कल होते थे, बट लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल होते हैं, आधे सर्कल होते हैं। वो एक पोल से शुरू होकर दूसरे पोल पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को जब भी आप पढ़िए गाइस, आप हमेशा कंपेयर करके पढ़िए, ठीक है, तो आपको भी मतलब माइंड में एक आइडिया रहेगा। लॉन्गिट्यूड हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, लैटिट्यूड्स कैसे थे? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, दे आर लोकेटेड फारदेस्ट अपार्ट एट इक्वेटर एंड मीट एट द पोल। मतलब इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा दूर रहते थे और पोल्स पे जाके वो मीट कर जाते हैं। ओके, और जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है दोनों एक दूसरे को कट भी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। दिस शुड बी कीप इन माइंड, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, राइट एंगल में 90 डिग्री। ओके, तो उससे एक नेटवर्क बन जाता है, बहुत सारे लैटिट्यूड्स बहुत सारे लॉन्गिट्यूड सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। इसी नेटवर्क को हम ग्रिड बोलते हैं। ओके, जो ग्रिड होता है, ग्रिड की ही हेल्प से हम किसी भी प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जयपुर की लोकेशन दिखानी है तो हम लोगों को जयपुर के दोनों को जानने चाहिए, लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी। ओके, और ऐसा जगह जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करता है, वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेगा, वही आपका जयपुर हो जाएगा। ओके, सो नाउ अर्थ की थोड़ी मूवमेंट भी पढ़ लेते हैं हम, कैसा होता है। बेसिक्स तो जान गए, थोड़ा धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो अर्थ हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहता है, ठीक है। अर्थ में हमेशा कॉन्स्टेंटली वो मूव करते रहता है, वो उसमें रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है, ये दोनों मूवमेंट होते रहता है। जो मूवमेंट होता है अर्थ का अपने एक्सिस पे, अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस इज अगेन एन इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड जो होता है, जो सर्कल बोल रहे हैं अर्थ, वो रोटेट करता है, मीन्स वो घूमता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है अर्थ का उसके अपने एक्सिस के अराउंड, उसे हम रोटेशन बोलते हैं। और ऐसा अर्थ का मूवमेंट जो कि सन के अराउंड होता है, सन के चारों तरफ होता है, उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब एक बात और याद रखिए कि अर्थ में ये दोनों मूवमेंट कंटिन्यूअसली हमेशा होती रहती है, रोटेशन भी और रेवोल्यूशन भी। ओके, और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होती है, जो दिन रात होते हैं। ओके, एंड रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं। तो दोनों मूवमेंट हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कभी बास्केटबॉल को स्पिन किए अपने हाथ में? एक्चुअली बॉयज़ को तो क्रेज़ होता है ना अपने हाथों पे वो क्या उसको बोलते हैं, बॉल को गोल गोल करने का। फुटबॉल को, बास्केटबॉल को, अलग अलग चीज़ को, ठीक है। तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो फिंगर है वो आपका एक्सिस है और जो उस पर जो रोटेट हो रहा है, गोल 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 हो रहा है, वो आपका अर्थ है, ठीक है। तो जो एक्सिस होता है वो हमारे फिंगर से कोइंसाइड कर जाएगा, और इसी तरह से अर्थ का भी अपना एक्सिस होता है जिस पे वो रोटेट करता है। जो अर्थ का एक्सिस होता है वो इमेजिनरी लाइन है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में उसका स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और उसका एंगल, मतलब अर्थ टोटली थोड़ा एंगल पे टिल्ट रहता है, थोड़ा सा वो मतलब हल्का स्लाइटली झुका हुआ रहता है। और कितने डिग्री के एंगल पे? तो 23.5 डिग्री प्लेन ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल्स है, ठीक है। और अर्थ को रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। अब आपको पता चला कि क्यों हमारे दिन होती है रात होती है, दोनों की ड्यूरेशन 12-12 घंटे होती है। ओके, अब देखते हैं डे एंड नाइट, दिन और रात, ठीक है। अब दिन और रात जो होती है, जो हमारे डे और नाइट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है तो उसका बस आधे भाग को सनलाइट मिलता है, ठीक है। और जिस भाग को सनलाइट मिलेगा ऑब्वियसली वहाँ पे डे होगी,
द पार्ट विच डज नॉट फेस द सन, और ऐसा भाग अर्थ का जिसकी तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, और वो तो डार्क रख जाएगा। हाँ, जिस साइड धूप सबको सूरज नहीं पहुँचेगी वो आपका डार्क रह जाएगा, और उस साइड क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में भी सपोज रात हो रही है, बट इंडिया की जो अपोजिट साइड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर अभी दिन होती है, सुबह होते होगा, ठीक है। टाइम भले ही सेम हो बट डे और नाइट का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि क्यों हम लोग डे और नाइट को पीरियोडिकली एक्सपीरियंस करते हैं। जो अर्थ का रोटेशन है उससे टाइड्स भी होता है, ये भी याद रखिएगा। टाइड्स आप जानते हो क्या होता है? टाइड्स मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है उसके वजह से जो समुद्र का पानी है वो सडनली ऊपर आ जाता है थोड़ा, ओके, और फिर नीचे चला जाता है। बेसिकली टाइड्स न्यू मून डे मतलब अमावस्या के दिन और फुल मून डे पूर्णिमा के दिन होती है। उस दिन ऑटोमेटिकली मतलब मून का ग्रेविटेशनल पुल खींचता है अर्थ के ओशंस से वाटर को, और जिसकी वजह से हाई टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स ये सब होते हैं, ओके। तो वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। और फिर विंड की डायरेक्शन में भी इसका इन्फ्लुएंस रहता है रोटेशन का। हम लोग जैसे पढ़ें कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है, सिमिलरली वही, अगर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सपोज अभी दिन हो रहा है तो ईस्टर्न में रात होगी, ईस्टर्न में जब दिन होगी तो वेस्टर्न में रात होगी, समथिंग लाइक दैट, ओके। नाउ रेवोल्यूशन क्या होती है? तो अर्थ की जो मूवमेंट होती है और सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे होती है, और उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365 एंड 1/4 डेज लगती है। और जो नॉर्मल कैलेंडर है उसमें तो हम 365 ही डेज लिखते हैं, मतलब 1 ईयर, ओके। एक जो नॉर्मल कैलेंडर तो उसमें 365 दिन ही होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जो 1/4 डे है वो मतलब कि जो अराउंड 6 घंटा है वो कहाँ चला जाता है? तो देखा जाए तो आप लीप ईयर के बारे में जानते होंगे कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, राइट। तो यही 6 घंटे 4 बार अगर मिल जाएंगे तो 6 × 4 कितना होता है बच्चों, बताइए? 6 × 4 24, राइट। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब एक दिन। अब वो एक दिन आपका फरवरी में जाकर ऐड ऑन हो जाता है, तो फरवरी उसके बाद 28 डेज़ की नहीं रह के 29 डेज़ हो जाती है, ओके। और लीप ईयर में कितने डेज हो जाते हैं? तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 366, ओके। नाउ सीजन्स ऑफ द अर्थ, जो सीजन्स होता है वो किसकी वजह से होता है? रिवोल्यूशन की वजह से, एग्जैक्टली। क्योंकि वो एक्सियल टिल्ट होता है, मतलब कि थोड़ा सा उसका जो झुकाव होता है, एक्सिस का जो थोड़ा टेढ़ा होता है, उसकी वजह से सीजन्स आते हैं। तो 4 बेसिक मेजर सीजन्स हमारे पास, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है। तो अर्थ पे हम लोग ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। होता क्या है ना कि रिवोल्यूशन करने टाइम मतलब कि अर्थ जब रिवॉल्व करता है तो एक टाइम ऐसा होता है जबकि वो सन के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, तो और उस साइड में बहुत ज़्यादा धूप आने लगती है, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी आने लगती है, तो वो वाला साइड उस टाइम में समर करता है, जस्ट अपोजिट आपका विंटर करता है, ठीक है। हाँ, इसे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा वीडियो में आगे जाके, ओके। तो वहाँ तक के लिए वेट ऑन करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पोल्स, जैसे मैं बोली कि एक्सिस जो होता है थोड़ा 23.5 डिग्री पे टिल्ट होता है, तो अगर नॉर्थ पोल आपका टिल्टेड है, नॉर्थ पोल का झुकाव है आपका सन के तरफ, सूरज की तरफ, तो साउथ पोल तो उससे जस्ट उसके अपोजिट है, तो वो थोड़ा दूर हो जाएगा ना। तो जून में यही होता है, ठीक है। तो इस टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कब? जून के टाइम में। और सदर्न हेमिस्फीयर में भी विंटर होगी, जो कंट्री अभी सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे भी कड़कड़ाती हुई सर्दी होगी, ठीक है, ओके। एंड व्हेन द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, अब जब थोड़ा समय बाद, कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता है, सिमिलरली लाइक दैट अर्थ में एक बार घूमते घूमते साउथ पोल जो होता है वो आपका सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, और जो नॉर्थ पोल था वो दूर चला जाता है सन से। तो उस टाइम में क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, मीन्स दिसंबर में यहाँ पे कड़ाके की ठंडी और वहाँ पे कड़ाके की गर्मी, ये वर्ड सही है पता नहीं, चिलचिलाती हुई गर्मी, ओके। अब जो भी वर्ड हो, ओके। नाउ अब मार्च और सितंबर में क्या होता है कि जो दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों करीब करीब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और सन के। उस टाइम में मार्च में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाता है,
और सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो जाता है, तो ये सब ठीक है मैनेज। अब इंडिया में जब समर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है, और इंडिया में जब ऑटम होता है तो ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग होता है। तो जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है वो अर्थ के टिल्टर्स की वजह से होता है, ठीक है। अब 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 हमें जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, हम बोला था ना मैंने, तो अब फिर से हम लोग वही पुराने टॉपिक्स ही पढ़ेंगे बट कुछ अगर एडिशनल पॉइंट्स लेकर, ठीक है। और इसी से क्या हो जाएगी कि आपको थोड़ा रिकैप भी आ जाएगा, पता चला इतनी बड़ी वीडियो हो गया, बोर हो गए और आगे का सब कुछ माइंड से स्लिप ऑन हो गया, ओके। इसलिए जो ये जो सेकंड फेज जो मैं शुरू करने वाली हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा मैं पहले का भी रिकैप करा दूंगी और साथ में अभी वाले एड ऑन भी करते जाइए, ओके। सो ग्लोब के बारे में क्या बताया था। ग्लोब जो होता है वो स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, ये तो मैंने बताया ही था। और फिर साथ में ग्लोब एक लैटिन वर्ड से आया है, ग्लोबस का मतलब ये होता है स्फीयर। ग्लोब का डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप्स होता है। अब ग्लोब के बारे में कुछ उसके फीचर्स होते हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं। एक होता है बिग ग्लोब्स, जिसको हम लोग इजीली कैरी कर ही नहीं सकते, बड़े बड़े ग्लोब्स, पता नहीं उसको क्या करते होंगे लोग, इसको ऐसे करके हाथ में लेकर जाते होंगे। सेकंड आपकी होती है पॉकेट ग्लोब्स, जिसको हम लोग इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्स। अ ग्लोब लाइक बलून विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड कैरिड विथ ईज, एक और तरह का ग्लोब होता है। एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था बट ठीक है, न्यू पता चला, अच्छी बात है ना। मतलब कि कुछ ग्लोब जो होता है वो बलून जैसे होता है, उन्हें हम लोग फुलाते हैं और उसके बाद आराम से बलून को उसकी हवा निकाल के हम लोग पॉकेट में करके ले जा सकते हैं, और जहाँ पे हमें मन है, जहाँ पे पढ़ना है वहाँ पे उसको ब्लो कर लेंगे, ओके। अब जो ग्लोब है वो एक स्टैंड पे उसका पोजीशन फिक्स रहता है, तो मैंने बताया कि वो उस पर टिल्टेड होता है। अर्थ का एक्सिस कितना 23.5 डिग्री पे होता है, सिमिलरली ग्लोब का भी एक्सिस 23.5 डिग्री पे टिल्टेड होता है, ठीक है। और एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है जो जिसकी वजह से अर्थ रोटेट कर पाता है। और एंड पॉइंट्स क्या होता है, पोल होता है, ओके। ग्लोब का भी जो एंड पॉइंट्स होता है उसे हम पोल बोलते हैं। नॉर्दर्न एंड इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड सदर्न एंड इज कॉल्ड सदर्न साउथ पोल, ओके। अर्थ जो है हमेशा क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट। एक चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा दैट सूरज तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट बट द अर्थ मूव्स फ्रॉम द वेस्ट, ऐसे ये भी याद कर लीजिएगा। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट होता है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट होता है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ओके। एक और हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस करता है पोल्स के बीच में, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, उसे इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। जो नॉर्दर्न हाफ है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो सदर्न हाफ है वो साउथ हेमिस्फीयर, आई मीन टू से सदर्न हेमिस्फीयर। अब एक और टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। मैप और ग्लोब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मैप होता है वो 2 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन है और जो ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मतलब पेपर के फॉर्मेट में है, मतलब कि जस्ट 2D इमेज है, और ग्लोब जो है वो 3D है। आप जानते ही हो 2D 3D, अभी के ज़माने में तो ये सबका पूरा क्रेज़ है 3D चीज़ का, ओके। नाउ मैप को हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं और वो पोर्टेबल होता है, मतलब ईजी टू कैंडल, ये कौन सा वर्ड है, ईजी टू हैंडल होता है, ईजी टू कैरी होता है। एक्चुअली मैंने ना कैरी और हैंडल को मिक्स करके न्यू वर्ड बना दिया, कैंडल। हाँ, कैंडल मीन्स तो मोमबत्ती होती है, मैं क्या ही बोल रही हूँ, ओके इट्स फाइन। बट कुछ पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं, उसको हम लोग ईजिली वन प्लेस से डिफरेंट प्लेस ले जा सकते हैं, बट वो बहुत ही छोटे छोटे उसमें लिखा रहता है, तो प्रॉब्लमैटिक है वो भी। जो ग्लोब होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है मैप से, लेकिन ग्लोब में केवल हम लोग एक टाइम पे एक पार्ट पढ़ सकते हैं, बट बुक ऑफ मैप्स को हम लोग एक साथ देख सकते हैं। बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, ये तो आपको पता होगा, एटलस। देखे हो आप एटलस, ओके। अब है स्केलिंग द ग्लोब। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, वो सब करेक्ट साइज़ के साथ ग्लोब में दिखा हुआ रहता है, ओशन भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी करेक्ट लोकेशन उसको स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब एक क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे किसी भी प्लेस को लोकेट करेंगे, तो हम लोगों को कुछ तो रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा ना, जिससे हम लोग प्लेस को लोकेट कर पाएँ। तो ज्योग्राफर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डेवलप की, उससे हम लोग किसी भी प्लेस का लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस था जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से था, उसको हम लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस था उसे हम क्या बोलते थे,
लॉन्गिट्यूड्स एग्जैक्टली। और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक नेटवर्क बनाती है, मीन्स 90 डिग्री पे कट करती है एक दूसरे को, उसे हम ग्रिड बोलते हैं। नाउ लैटिट्यूड और पैरेलल के बारे में बेसिकली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट ठीक है कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। तो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड जो होता है वो हमेशा पैरेलल होते हैं इक्वेटर का, और इसलिए उसे पैरेलल भी कहते हैं। बेसिकली दैट इज एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एट एनी पॉइंट इन द नॉर्थ और साउथ ऑफ द हेमिस्फीयर। मीन्स इक्वेटर रेफरेंस पॉइंट है, उससे हम लोग जो कुछ एंगुलर डिस्टेंस मानकर हम नॉर्दर्न साइड या फिर सदर्न साइड फाइंड आउट करते हैं। हमेशा लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं। इक्वेटर को 0 डिग्री होता है, और उसके बाद वो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो वो नॉर्थ लिखाएगा, एन लिखाएगा, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो एस लिखाएगा। ओके, अब जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से पोल का वो 1/4 होता है अर्थ के सरकमफेरेंस का। ओके, अर्थ के सरकमफेरेंस का 1/4। मैथ्स पे घुस गई ना इसमें, सरकमफेरेंस कोई बात नहीं, सब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब है कि 1/4 मैंने बोला ना, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है। अच्छा ठीक है बच्चों, अब ये मुझे बताइए तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अगर किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब आप सोचोगे मैम मैथ्स में कहाँ चले गए, फिर भी सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, राइट, यू आर करेक्ट। सो जो 2πr होता है तो वो 2πr का वैल्यू 360 होगा, ठीक है। और ये 1/4 होता है सरकमफेरेंस का, तो वो 1/4 ऑफ द 360। अब कैलकुलेट, छोटा सा कैलकुलेशन है, 4 से कट कर दीजिए 360 को, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको पता चला क्यों हम लोग 90 डिग्री लेते हैं नॉर्थ पोल को, और क्यों साउथ पोल को 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ जो वैल्यू होता है उसे हम लोग एन और एस से बताते हैं, वो तो पता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब देखेंगे तो ये सब 30 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कितने पे है, तो वो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है। और साउथ अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना ये सब 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। ओ आई एम सॉरी, मैंने एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, मैं बस तब से 30 डिग्री कर रही हूँ, बट 30 डिग्री वॉट, 30 डिग्री नॉर्थ। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 30 डिग्री नॉर्थ पे है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग लाई करते हैं। हम लोग नहीं लाई करते, हमारा कंट्री लाई करता है। और जो साउथ अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना है वो 30 डिग्री साउथ पे। देखिए दोनों 30 डिग्री है, बट नॉर्थ साउथ का प्रॉब्लम है, ये भी देख लेना है। अब लैटिट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इक्वेटर जो होता है वो लार्जेस्ट लैटिट्यूड होता है। फिर साइज ऑफ लैटिट्यूड हमेशा डिक्रीज होते रहता है, जैसे हम इक्वेटर से दूर दूर जाते हैं तो छोटा होते जाता है, लास्ट में वो पॉइंट पे चला जाता है, मीन्स पोल्स पे, ठीक है। जितने भी लैटिट्यूड होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं एक दूसरे से। जो डिस्टेंस होता है दो पैरेलल के बीच में वो 101 किलोमीटर होता है, और 101 किलोमीटर 1 डिग्री के लिए होता है। समझ जाइए कितना अर्थ ऑब्वियसली इतना बड़ा है, इतनी आबादी को किया हुआ है। जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो कंप्लीट सर्कल होता है, 90 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री साउथ तक, वो दोनों बस पॉइंट होते हैं, बाकी सब कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या होता है, तो 23.5 डिग्री दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके, देन 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ओके। ये सब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब लैटिट्यूड की बात आई ही है तो हम लोग हीट जोन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हीट जोन्स क्या होता है, तो जो अर्थ का डिफरेंट पार्ट्स होता है वो अलग अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। जैसे पोल्स पे ज़्यादातर सर्दी होती है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली सनरेज नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्लेशियर जमा होता है, बर्फ़, ओके। जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो हम लोग ऊपर में पढ़े वो हमारे अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड करता है। तो बेसिकली हमारे अर्थ के 3 हीट जोन्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है, तो टॉरिड का मीनिंग ये होता है हॉट। तो ऐसा जोन अर्थ का जहाँ पे डायरेक्टली सन रेज पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर के, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पड़ती है, तो उसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जो होता है, मीन्स इक्वेटर भी उसमें शामिल है, तो वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है और उसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। अब टेम्परेट जोन क्या होता है, तो टेम्परेट का मतलब ही होता है मॉडरेट। तो ऐसा जोन जो कि मिनिमम स्लैंटेड रेज लेता है, मतलब डायरेक्ट सनरेज नहीं जाके वहाँ पे थोड़ा स्लैंट होके जाती है, ओके। तो और वो साथ ही टॉरिड जोन के कंपैरिजन में थोड़े
कम होती है वहाँ पे हीट, तो ऐसे जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन भी फिर से दो भागों में बांटी गई है, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है वो ऊपर साइड का, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक के एरिया को बोलते हैं। और जो साउथ टेम्परेट जोन है वो सदर्न हेमिस्फेयर के एरिया है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक का। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका आता है, लास्ट जोन है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब ही होता है कोल्ड। तो ऐसा जोन जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लैंटिंग रेज, एकदम ना के बराबर जहाँ पे धूप पहुँचती है, उसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है क्योंकि सन की हीट की वहाँ पे जाती ही नहीं है, सन की हीट। और इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन। जो जोन आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाइक करे उसे नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और ऐसा जोन जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में लाइक करे उसे हम साउथ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ना लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन, हम लोग लैटिट्यूड के बारे में पढ़े, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पोजीशन देखने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड का भी जानना। फॉर एग्जांपल टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में, दोनों सेम लैटिट्यूड पर है, 20 डिग्री साउथ। अब बताइए ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हम लोग एक्यूरेटली कैसे बताएं मॉरिशस आइलैंड और टोंगा आइलैंड क्या एक ही जगह पर है, एक ही के ऊपर एक ओवरलैप कर गया? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए हमें ईस्ट वेस्ट भी जानना होगा, तब हम ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे कहाँ उसका एग्जैक्ट लोकेशन है। तो इसके लिए हम मेरिडियंस का यूज़ करते हैं, मेरिडियंस को ही हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरिडियन वर्ड है, मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे। तो कुछ कंट्री जो है वो एग्री की इस बात पे कि एक प्लेस को, एक पोजीशन को फिक्स कर देना चाहिए कि उसके रेफरेंस से हम लोग हर जगह का टाइम डिसाइड करें। तो वो प्लेस फिक्स किया गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट इज़ प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच में है। तो ग्रीनविच को स्टार्टिंग पॉइंट माना गया 1884 में। ओके, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है। प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, ईस्टर्न पार्ट जिसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं और वेस्टर्न पार्ट जिसको वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। जो डिस्टेंस होता है मेरिडियन के बीच में उसको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके, जितना डिग्रीज होता है वो मिनट्स में डिवाइड करता है और सारा मिनट जो है सेकंड्स में डिवाइड करता है। सोचिए, मतलब लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम टाइम का अंदाज लगा रहे हैं, ठीक है। तो डिग्रीज फर्दर डिग्री बहुत सारी मिनट्स मिलकर एक डिग्री होता है, बहुत सारे सेकंड्स मिलकर एक मिनट होता है। तो सोच लीजिए जो वैल्यू होता है प्राइम मेरिडियन का वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वेस्टर्न साइड में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है लॉन्गिट्यूड का? तो लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स होते हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड है सबका लेंथ इक्वल होता है। जो डिस्टेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में वो कम होते जाता है और पोल पे जाकर 0 बन जाता है। ओके, नाउ लॉन्गिट्यूड जो है वो पोल्स पे मीट करते हैं। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दो मेरिडियन के बीच में वो इक्वेटर पे होता है, जो कि कितना है 111 किलोमीटर 1 डिग्री के लिए, ठीक है। अब जितने भी लॉन्गिट्यूड्स के लाइन होते हैं वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, और इसलिए उसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि इस साइड भी लॉन्गिट्यूड है, इस साइड भी लॉन्गिट्यूड है, इस साइड भी सेमी सर्कल, इधर भी सेमी सर्कल। तो एक जगह जहाँ पे वो मीट करते हैं वो फुल सर्कल बना देते हैं, कंप्लीट सर्कल, और उसको हम लोग ग्रेट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ें कि ग्लोब को ले जाना बहुत ही आसान है, ठीक, आसान है? नो, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ बीच में? ओके, द लैटिट्यूड्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है नॉर्थ साउथ पोजीशन, और जो लॉन्गिट्यूड्स जो डिटरमाइन करता है वो ईस्ट वेस्ट पोजीशन। तो किसी भी जगह का प्लेस के लिए हम लोग दोनों देखते हैं, लैटिट्यूड्स पे लॉन्गिट्यूड पे, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है, ठीक है। और मेरिडियंस कितने होते हैं? तो 180 ईस्ट में होते हैं, 180 वेस्ट में होते हैं, टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं। ना ग्रीनविच टाइम क्या है? तो ग्रीनविच टाइम हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि सन राइज करता है, सनसेट होता है। तो सन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट कीपर कह सकते हैं टाइम के लिए। जो लोकल टाइम है वो पहले के ज़माना में होता था कि शैडो कास्ट से पता चलता था कि सन का मतलब शैडो देखते थे किसी भी ऑब्जेक्ट का, और वो अगर छोटा बना है दैट मीन्स वो नून का टाइम है, दोपहर का समय है, लंबा बना है तो आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, उस तरह से वो लोग एनालाइज करते थे टाइम। बट बाद में रेफरेंस जब 1884 में सेलेक्ट कर लिया गया ग्रीनविच को, तो उस टाइम में क्या हुआ कि ग्रीनविच को हम लोग रेफरेंस पॉइंट माने। अब ग्रीनविच में जो टाइम होता है वही हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट किए हुए,
ओके, ठीक है। तो टाइम जो होता है वो कैसे होता है थोड़ा सा फिर से मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ये तो आपको पता होगा। अर्थ का जो जितना भी लॉन्गिट्यूड्स का जो मेज़र है, एक सर्कल का क्या होता है 360 होता है ना। अब ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत बनाइए। तो अर्थ जो है वो 360 डिग्री घूमता 24 घंटे में, सबसे पहला बात। ओके, सो 360 डिग्री इन 24 आवर्स। तो उसको जब आप डिवाइड करके चेक करोगे तो देखोगे कि एक मतलब कि 15 डिग्री एक आवर में करता है। आप उसको डिवाइड कीजिए 360/24, आप करके खुद देख लीजिएगा। उतना मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने के लिए भी आई हूँ, अभी मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने दीजिए। सिंपल सा बात है, 360 डिग्री मूव करने के लिए उसको एक दिन का टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है। उसी तरह 15 डिग्री मूव करने में अर्थ को 1 घंटा लगता है। सिमिलरली उसको फर्दर उसको जब डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट लगता है। तो अब क्या है कि ग्रीनविच में जब 12 बज के दोपहर होगी, मतलब 12 नून होगी, तो उस टाइम में 30 डिग्री ईस्ट में जो होगी, मतलब ग्रीनविच से 30 डिग्री ईस्ट में, वहाँ पर 120 मिनट्स अहेड हो जाएगी। 120 मिनट मतलब 30 × 4, ठीक है। तो वो हो जाएगी, मतलब 1 डिग्री के लिए 4 मिनट्स थी ना, तो 30 डिग्री के लिए 30 × 4 120 मिनट्स हो जाएगा। 120 मिनट्स मतलब 2 आवर। तो ग्रीनविच से 2 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 बज जाएगा वहाँ पर। और 30 डिग्री जो वेस्ट साइड है, मतलब ईस्ट साइड में टाइम आगे बढ़ता है और वेस्ट साइड में क्या होता है, टाइम पीछे जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में ग्रीनविच में क्या 2 घंटा बैक जाएगा, मतलब वहाँ पे 10 बजेगा। और जब 180 डिग्री होगा ग्रीनविच में, तो उस टाइम में मिडनाइट होगी, रात के 12 बजेंगे। ओके, अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि क्योंकि अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हर कंट्री में, मतलब हर एक कंट्री का अपना लॉन्गिट्यूड होता है उस टाइप से, तो जो लोकल टाइम है सब जगह का डिफरेंट हो जाएगा। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि डिफरेंट मेरिडियंस है, उसकी वजह से डिफरेंट लोकल टाइम। अब उसके लिए लगभग 1 घंटा 45 मिनट्स का डिफरेंस हो जाता है द्वारका और डिब्रूगढ़ के बीच में। सोचिए, गुजरात और असम दो हमारे इंडिया के ही दोनों स्टेट है, ठीक है। गुजरात भी है, असम भी है, द्वारका और डिब्रूगढ़। लेकिन ये लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आने की वजह से 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आ जाता है टाइम पर, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करते हैं। तो कुछ तो ऐसा सेट करना पड़ेगा ना जिसके रेफरेंस में सब जगह का टाइमिंग कांस्टेंट हो जाए। तो उसके लिए इंडिया ने भी अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया, ठीक है। सारे कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। जो लोकल टाइम होता है किसी भी प्लेस का, उसको हम लोग ग्रीनविच के टाइम से किसी तरह सेट करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री करके, फिर से मैथ्स आ गए ज़्यादा, आप ओके नॉर्मल पढ़िए, ठीक है। तो 15 डिग्री करके उसको मल्टीपल निकालते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं हम GMT से, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, और स्टैंडर्ड मेरिडियन को फिर मल्टीपल ऑफ आवर्स में एक्सप्रेस करते हैं। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री ईस्ट, उसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किए हुए हैं। और ये जो है इलाहाबाद से पास करता है। और जो डिफरेंस टाइम है GMT और 82.5 डिग्री ईस्ट में, वो 5 आवर 30 मिनट्स का है, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस निकालते हैं हम लोग उसको। तो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम सबसे पहले तो याद कीजिए वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ईस्ट क्यों है, कॉमन सेंस आप लोग बताइए मुझे। ईस्ट का मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और इस साइड देखने से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ग्रीनविच और हमारा टाइम का डिफरेंस में 5 आवर 30 मिनट्स का। अब क्योंकि ओके इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाउ टाइम जोन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कंट्री है जैसे कि कनाडा हो गए, USA, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, वहाँ पे बहुत सारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं ले सकता, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए वो लोग मोर देन 1 सेलेक्ट किए हुए इंडियन स्टैंडर्ड नहीं, उनकी अपनी स्टैंडर्ड टाइम होगी। वो हमारे इंडिया का नाम क्यों लेंगे, लेकिन हमारा देश भारत महान, ओके ठीक है। तो कुछ कंट्री में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स डिफरेंस आते हैं, जिसकी वजह से वो एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम्स सेलेक्ट करते हैं, ओके। तो अर्थ में लगभग 24 टाइम जोन्स डिवाइड किए हुए हैं। इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 1884 में जितने भी जोन है सब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करते हैं करीब करीब। रशिया में तो 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है,
और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कब सेलेक्ट किया गया था, तो 1 सितंबर 1947। जीके भी बढ़ रही है आपकी। ओके, अब रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो रोटेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है और वो 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन के साथ बनाती है, मतलब कि वो इंक्लाइंड है। मैंने बताया था ना कि अर्थ थोड़ा टिल्टेड होते हैं कितने पे, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। और रोटेशन की वजह से मतलब डे एंड नाइट होता है, 24 आवर्स क्रॉस करते हैं। ओके, तो अब क्या है स्पीड ऑफ रोटेशन, अब थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा है इसमें। स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है, 1675 किलोमीटर पर आवर। वाह, इतना स्पीड अर्थ रोटेट करता है, पर हमें एकदम फील ही नहीं होता है ना, सरप्राइजिंग। इसी को तो साइंस कहते हैं, इसी को तो मज़ा कहते हैं। मज़ा नहीं, एक्साइटिंग फैक्ट। इतना स्पीड में मूव करने के बावजूद हम लोग एकदम ओके। अब इसके पीछे फिजिक्स है, अब मैं फिजिक्स अभी फ़िलहाल तो समझाने के मूड में नहीं हूँ। नाउ नेक्स्ट, अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि जो सन है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का, हीट एंड एनर्जी का। लेकिन जो है अर्थ का केवल आधे पार्ट को हम सनलाइट मिल सकती है। जो पोर्शन सन को एक्सपीरियंस करती है जिस साइड, उस साइड डे होता है, उसका अपोजिट जो साइड है वो नाइट होता है। और ये जो लाइन होती है ना जो कि डे और नाइट को डिवाइड करती है, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस को गलती से भी मत सोचिएगा, दोनों एक हैं, दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस है। ओके, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करती है, मतलब एक के ऊपर एक नहीं है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अलग है जो केवल डे और नाइट एक्सटेंड करती है, और जो एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है। कितने पर है, 23.5 डिग्री, करेक्ट। ओके, ठीक है। अब है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। जो दिन और रात है वो उसका भी लेंथ पूरे साल तक सेम तो होता नहीं है, क्योंकि इंक्लिनेशन है अर्थ का। तो जिस साइड ज़्यादा धूप लगेगा वहाँ पे दिन ज़्यादा होगा, जिस साइड थोड़ा कम रहेगा वहाँ पे जो दिन है वो थोड़ी छोटी होगी। जो नॉर्थ पोल है वो क्योंकि सन की तरफ इंक्लाइंड रहता है और साउथ पोल जो थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए जो लार्ज पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का उसको में सनलाइट मिलता है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है कि डेज लॉन्गर हो जाती है नॉर्थ पोल में और नाइट शॉर्टर हो जाती है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली जो साउथ पोल है वो सन की तरफ जब इंक्लाइंड हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो नॉर्थ पोल उससे दूर चला जाता है। तो जो लार्ज पोर्शन है आपका साउथ पोल का, उस वहाँ पे आपको ज़्यादा सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डे लॉन्गर हो जाते हैं और नाइट शॉर्टर हो जाती है। ओके, साथ में ये है जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो 12 आवर्स ईच होता है। ओके, अब रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो जब अर्थ के अराउंड जब रोटेट करती है अर्थ, उसके साथ साथ वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसे हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब जो अर्थ है उसको रिवॉल्व करने में टोटल 365 and 1/4 डेज लगता है। एग्जैक्ट ड्यूरेशन है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 56 सेकंड। तो जिसको हम लोग 5 आवर्स 48 मिनट्स और 56 सेकंड को कन्वीनियंस के लिए हम ले लिए 6 आवर, ठीक है। और उसके बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। वाह, ये तो और ज़्यादा कम, डोंट नो। ओके, अब जो क्या है कि हम लोग ये 6 आवर को इग्नोर करते हैं, यही 6 आवर 4 बार मिलके वो 24 घंटा बन जाता है और फिर वो ऐड ऑन हो जाता है एज अ लीप ईयर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। अब अर्थ जो है सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। लगभग ऑर्बिट का लेंथ 965 मिलियन किलोमीटर है, और जो ऑर्बिट का जो शेप है वो एलिप्टिकल है, मतलब स्फेयर नहीं है, एलिप्टिकल मतलब इलिप्स जैसा है। इलिप्स कैसे हुआ, अंडाकार। ओके, इसलिए जो डिस्टेंस होता है अर्थ का और सन का वो सालों भर चेंज होते रहते हैं। अब जब है कभी ऐसा होता है कि जो अर्थ है वो सन से बहुत पास आ जाता है, सन के बहुत पास आ जाता है, और उस तरह के सिचुएशन को हम पेरीहीलियन बोलते हैं। पेरी का मतलब होता है नियर, और हीलियन वर्ड आया है हीलियोस से, उसका मीनिंग होता है सन। तो इस पॉइंट में क्या है कि अर्थ जो है घूमते घूमते सन के ज़्यादा करीब आ गई, पेरीहीलियन में आ गई। तो वो लगभग 146 मिलियन किलोमीटर के आसपास आ जाती है, और ये अराउंड 4 जनवरी के टाइम आता है। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इन मैक्सिमम इज सेड टू बी एपीहीलियन। ऐसा टाइम जबकि अर्थ सन से सबसे दूर चला जाता है उसे हम लोग एपीहीलियन बोलते हैं। एप का मतलब ही होता है फार, और हीलियोस का मतलब होता है सन। ओके, इस टाइम में जो डिस्टेंस हो जाता है सन और अर्थ के बीच का वो है 151 मिलियन किलोमीटर, और ये जो पोजीशन है जनरली 4 जुलाई के आसपास आता है, ठीक है।
तो 4 जनवरी 4 जुलाई डेट याद रखिएगा। नाउ सीज़न तो मैंने अभी बताया कि सीज़न रेवोल्यूशन की वजह से होता है। अब जो सीज़न है, सीज़न कैसे होता है, एक ईयर में 4 बेसिक सीजन्स होते हैं। मतलब क्या 4 होते हैं, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग। ओके, तो डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंज इन सीजन का। जैसे सबसे पहला रोटेशन ऑफ द अर्थ है, फिर रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, फिर इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, मतलब कितना झुकाव है अर्थ का, वो 3 है। अब कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे, समर सोलिस्टिक्स और विंटर सोलिस्टिक्स। जो समर सोलिस्टिक्स होती है उसका मतलब क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो थोड़ा ज़्यादा टिल्ट हो जाता है सन की तरफ। ठीक है, 21 जून को। 21 जून को और क्या है, यस यू आर करेक्ट, इंटरनेशनल योगा डे। चलिए, सबसे बड़ा दिन साल का होता है वो। ठीक है, तो 21 जून को क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो थोड़ा सन की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाता है, तो जो रेज ऑफ द सन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। इक्वेटर पे, नॉर्थ पोल पे नहीं पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। इस टाइम पे क्या होता है, जो पोल के पास बहुत ही कम हीट पहुंचती है, क्योंकि जो सन रेज होता है वो स्लैंटिंग होता है। अब आर्टिक सर्कल के जो बियॉन्ड जो भी ये है एरिया है, और जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ एक्सपीरियंस होता है, और वहाँ पे कंटिन्यूसली डे लाइट पड़ने लगती है। मतलब वो ऐसा टिल्ट होता है कि नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा पूरा सनलाइट चला जाता है। तो कंटिन्यूस 6 महीने के लिए, आप नहीं कहते हैं, एक जगह है दुनिया में, बचपन से आप लोग सुने होंगे, जहाँ पे 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होती है। मुझे पहले भरोसा नहीं था, जब पढ़ने के बाद समझ में आया, हाँ सच में है ये, और इसका साइंटिफिक रीज़न भी पता चल गया, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट नो। ठीक है, तो जो प्लेस है जो आर्टिक सर्कल के ऊपर साइड में है और जो नॉर्थ पोल है वो ज़्यादा टिल्ट कर जाता है 21 जून को अर्थ की तरफ। ठीक है, और उस टाइम में ये होता है 21 जून को नहीं, मतलब उसके अराउंड होता है, लेकिन 21 को डायरेक्टली सनरेज पड़ता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो 6 महीने के लिए लगातार नॉर्थ पोल पे डे होता है, जस्ट एंड जस्ट डे। और ये जो समर होता है आपका नॉर्थ रीजन में उस टाइम में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि सन का ज़्यादा रेज उस टाइम में नॉर्दर्न साइड पड़ता है। और 21 जून को लॉन्गेस्ट डे बोला जाता है, सबसे लंबा दिन, और शॉर्टेस्ट नाइट। अब दिन लंबा होगा तो उसको मैनेज करने के लिए नाइट को तो छोटा होना पड़ेगा ना। ओके, लेकिन पता है आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे तो ऐसे भी दिन बोरिंग लगता है, तो लंबा लगता है, रात में सोती हो तो बहुत ही छोटा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है, जो कंडीशन होता है वो रिवर्स हो जाता है सदर्न हेमिस्फेयर में। उस टाइम में क्या होता है, मतलब नॉर्दर्न में जो होगा सदर्न में जस्ट उसका अपोजिट होगा। नॉर्थ में दिन तो साउथ में रात, नॉर्थ में ठंडा तो साउथ में गर्मी, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो विंटर सीजन होगा जिसमें कि लॉन्गर नाइट्स हो जाएगी, रात एकदम लंबे से, और जो दिन है वो छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इस पोजीशन को समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, याद रखिएगा। समर सॉलिस्टिस का डेट याद रखिएगा और क्या पोजीशन होता है वो याद रखिएगा। नाउ विंटर सोलिस्टिस क्या होता है कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सनरेज आता है। उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ रहा था, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो साउथ पोल है वो अर्थ की तरफ वो सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, और जो लार्जर पोर्शन है सदर्न हेमिस्फीयर का वहाँ पे हीट होता है। उस टाइम में साउथ में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाती है, और दिन क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है, और ये जस्ट रिवर्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हम लोग विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं उसको। अब कभी कभी क्या होता है, दोनों में से कोई भी पोल जो होता है वो सन की तरफ टिल्ट नहीं होता है। दैट इज़ 2 पोजीशन में, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सनरेज है वो डायरेक्टली फॉल करती है इक्वेटर पे। इस टाइम में जो पूरा अर्थ होता है उसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं, इसलिए इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। द वर्ड इक्वी का मतलब ही हो गया इक्वल, और नॉक्स का मतलब हो गया नाइट, मतलब इक्वल नाइट। ओके, इक्वल नाइट। ओके, इट इज़ द ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। इस टाइम में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम हो जाता है, नहीं हाँ, और स्प्रिंग हो जाता है आपका सदर्न हेमिस्फेयर में, और 23 सितंबर को। ओके, नाउ कन्वर्सली क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम हो जाता है और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग हो जाता है 21 मार्च को। सो बेसिकली अर्थ के बारे में हम बहुत कुछ जान गए, एंड मैं अभी बोलते बोलते थक गई। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू, एंड इफ यू will like the video, please more and more share with your friends. Okay, and do the like, comment, subscribe and everything. Tata, bye bye students.